गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक सत्ता के विविध रूप जो हैं उनका अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैधता, और उसका अर्थ क्या होता है वैधता का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, वैधता शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है और इसका अर्थ होता है वैधानिक या लॉफुल, मतलब कानूनी दृष्टि से सही, वो चीज़ होती है वैधानिक। वैधता जो है वो उस कारण की ओर संकेत करती है जिस कारण से हम उस सत्ता को स्वीकार करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति सत्ता में आसीन है तो हम उसकी बात को सहज मान लेते हैं, और उसका रीज़न क्या है कि उसकी सत्ता जो है उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, वैधता जुड़ी हुई है। अर्थात वो जिस पद पर बैठा है वो कानूनी दृष्टि से सही है और वो हमको जो भी आदेश देगा वो हमारे हित के लिए देगा। क्यों? क्योंकि उस पद के साथ में वो जो सत्ता का प्रयोग कर रहा है वो सत्ता कानूनी दृष्टि से सही है, वो लॉफुल है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ उस सहमति से होता है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है और ये राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी होती है। अब देखो, वैधता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके निम्न साधन भी हैं, जैसे कि मतदान के ज़रिए। भाई, जब आप वोट देते हो तो आप जिसको चुन रहे हो वो जो पद पर बैठा है, वो सत्ता में आया है, तो आपने उसको कानूनी दृष्टि से वो पद प्रदान किया है। एक पूरी प्रक्रिया के बाद में वो उस पोस्ट पर बैठा है। ठीक है, जनमत भी इसी श्रेणी में। जनता का मत, जनता जो चाहती है उसको ही तो उन्होंने उस पद पर बिठाया है। सत्ताधारी व्यक्ति जो है वो वैध तरीके से उस पद पर बैठा हुआ है। संचार के साधन, राष्ट्रवाद की भावना, ये सारी चीज़ें जो है ये वैधता को प्राप्त करने के तरीके होते हैं, उसके साधन होते हैं। अब देखो, इसका इतिहास अगर अपन देखें वैधता का तो क्या रहा है। सबसे पहले प्लेटो जो है उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में और अरस्तु ने अपने संवैधानिक शासन में वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया था। ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। उसके बाद में मनुस्मृति, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें भी राजा को अधिकार तो दिए गए, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ उसको कुछ कर्तव्य भी सौंपे गए, और उन कर्तव्यों में सबसे प्रमुख क्या था? जनता का कल्याण करना और उनका प्रजा पालन करना। मतलब पोस्ट तो दे दी, पद तो प्रदान कर दिया, राजा है वो, उसकी आज्ञा का सब पालन करेंगे, लेकिन उस राजा का ये भी कर्तव्य है अधिकारों के साथ साथ कि वो जनता के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करे और प्रजा का रक्षण करे, उनका पालन करे। ठीक है, फिर मध्यकाल में राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया। देखो, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत अपन लोगों ने 11वीं में पढ़ा था, जिसमें ये माना गया था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर ने की है और राजा जो है उसको धरती पर भेजा है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए हमें उसकी हर बात को मानना चाहिए, है ना। तो मध्यकाल के टाइम पर अगर आप देखो तो राज्य की वैधता का आधार किसको माना जाता था? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को। उसके बाद कौन आए? हॉब्स लॉक रूसो आए। हॉब्स लॉक रूसो ने ये माना कि भाई राज्य की उत्पत्ति किसी ईश्वर ने नहीं की है, इसका आधार दैवीय नहीं है, बल्कि लोगों ने समझौता किया कि भाई जिस व्यक्ति हम अपने अधिकार आपको देते हैं और बदले में आपसे ये आश्वासन लेते हैं कि आप हमारी रक्षा करेंगे, संपत्ति की रक्षा करेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे। तो हॉब्स लॉक रूसो का ये मानना था कि राज्य की वैधता का आधार क्या है? लोगों की सहमति है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। इसको आप
डायग्राम भी बना सकते हैं एक तरीके से। सबसे पहले प्लेटो अरस्तु, फिर मनु स्मृति, फिर कौटिल्य, फिर मध्यकाल, फिर हॉब्स लॉ। ठीक है, तो ये ईजी गोइंग याद हो जाएगा। अब है वैधता को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर वैधता जो है वो कैसे बनी रह सकती है। तो फर्स्ट जो है, देखो सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप शक्ति के बल पर किसी बात को मनवाने की कोशिश करोगे तो वो उस समय के लिए तो आपकी बात मान लेगा, बाहरी रूप से तो वो नियंत्रित लगेगा आपको, लेकिन अगर आप किसी के हृदय पर शासन करना चाहते हैं तो उसके लिए वैधता ज़रूरी होती है। अब देखो, वैधता को बनाए रखने के लिए कुछ आधार हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को अपनी वैधता बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, और परिस्थितियां चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सब परिवर्तनशील हैं। ये आपको पता ही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी वो आज नहीं है, आज जो व्यवस्था है वो कल नहीं होगी। मतलब परिस्थितियां जो है वो सदैव परिवर्तनशील होती हैं, और यदि हम इस परिवर्तनशील प्रकृति के अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं या इस व्यवस्था या परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, तब तो हमारी वैधता बनी रहती है। लेकिन अगर परिस्थिति के अनुसार कोई व्यवस्था अपने आप को नहीं ढाल पाती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि प्राचीन समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी, आज लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, और कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए क्रांति भी कर दी। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो सोवियत संघ का, जहाँ की साम्यवादी व्यवस्था जो थी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया और क्रांति करके और उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है कि वैधता यदि बनाए रखनी है तो फर्स्ट क्या करना होगा, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, परंपरागत संस्थाएं और नवीन समूह जो होते हैं, मतलब नवीन व्यवस्थाएं अगर कभी भी आती हैं तो परंपरागत संस्थाएं उनको कभी भी इजीली स्वीकार नहीं करती हैं, और जो नवीन व्यवस्थाएं हैं उनको चुनौती देती हैं परंपरागत संस्थाएं। अगर नई व्यवस्थाएं जो हैं वो राजनीति के अंदर अपने प्रवेश को, भाई नया वर्ग जो है वो तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन अगर पुराना वर्ग उस नवीन समूह को स्वीकार कर लेगा तो उसकी वैधता बन जाएगी। देखो, अगर नई नई चीज़ें आती रहेंगी, आप देखते हो समाज में परिवर्तन होता रहता है, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं। अगर पुराने लोग जो हैं वो उन नई चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन नई चीज़ों का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन अगर वो पुराने जो भी लोग हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वो नवीन व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करेंगी तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। थर्ड जो है, देखो, जब लोगों की आकांक्षाएं राजनीतिक व्यवस्था से बहुत अधिक होती हैं तो भी वैधता प्रभावित होती है। कैसे? जब लोग अपनी राज व्यवस्था से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखेंगे, इच्छाएं रखेंगे, जनता ये चाहेगी कि राजनीतिक व्यवस्था उनके लिए ये करे वो करे, और अगर वो व्यवस्था जन सामान्य की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, तो लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ क्रांति कर देंगे, और क्रांति करने के बाद में तख्ता पलट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि एशियाई और अफ्रीकी देशों में आप भारत का उदाहरण देख सकते हो। ब्रिटिशर्स ने जब बहुत ज़्यादा अत्याचार करने चालू कर दिए भारतीय जनता पर, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए, तो एट लास्ट क्या हुआ, हमने उनके विरुद्ध में क्रांति की, आंदोलन किया और उनको यहाँ से भगा दिया। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा अगर व्यवस्था करेगी तभी उनका अस्तित्व बना रहेगा। और लास्ट पॉइंट तो क्या है, ये इसका कंक्लूज़न है कि वैधता वास्तव में शक्ति के और सत्ता के बीच की एक कड़ी होती है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर आपको बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के द्वारा वो लोगों के हृदय पर शासन करता है। और जो इसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो ये है
कि लोकतंत्र के अंदर वैधता ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आप अधिनायकवादी व्यवस्था को देखेंगे तो अधिनायकवादी व्यवस्था में क्या होता है, बल और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर तानाशाह व्यक्ति जो है वो अपनी शक्ति के बल पर सत्ता को हासिल किए रहता है, जबकि लोकतंत्र के अंदर सत्ता का जो आधार है वो वैधता होती है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक और आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।